जय हिंद, नमस्कार। आइए आपको बताते हैं मूल विधि से संबंधित कुछ मुख्य प्रावधान जो आप सभी को जानना आवश्यक है। स्पेशली जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है, नॉर्मल इंसान को भी जानना जरूरी होता है। दोस्तों, इसे हम आपको आज बताते हैं कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, मतलब दहेज लेना और देना, ये जो सामाजिक बुराई चलती है इससे संबंधित है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 को 20 मई को राष्ट्रपति का साइन हुआ था, राष्ट्रपति जी की अनुमति मिली थी और 1 जुलाई 1961 से लागू है। ठीक है दोस्तों, 1 जुलाई 1961 से ये अधिनियम लागू है और 20 मई 1961 को राष्ट्रपति का साइन हुआ था इस पर। दोस्तों, इस अधिनियम की यानी दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 के अनुसार दहेज लेना और देना दोनों अपराध है। ठीक है, और इस अपराध की जो सजा है वो 5 वर्ष से कम नहीं होगी। अगर आप दहेज लेन देन में फंसते हैं तो आपको 5 वर्ष की सजा होगी या इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा हो सकती है। वो जज के ऊपर निर्णय करेगा आपको कितनी सजा दी जा सकती है। साथ ही साथ आपके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है जो कम से कम 15,000 रुपये होगा, या फिर जो दहेज दिया गया है उसकी संपत्ति तक हो सकता है। यानी अगर आपने 5 लाख दहेज दिया है, अगर आप फंसते हैं तो आपको 5 लाख जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसमें ऑप्शन आता है कितना जुर्माना लगाया जा सकता है या सजा कितनी होगी, तो 5 वर्ष से कम नहीं होगी, ये ऑप्शन सही होगा। ठीक, आइए अगला बताते हैं। इसी नियम कानून से संबंधित 3 अपराध जो है परिभाषित किए गए हैं। ठीक है, 3 अपराध क्या होते हैं? छोटे अपराध, घोर अपराध और जघन्य अपराध। आप भी सुने होंगे लेकिन आपको पता नहीं होगा कि इनमें अंतर क्या होता है। दोस्तों, जो छोटे अपराध होते हैं वो ऐसे अपराध जिनकी सजा 3 साल से कम होती है। ठीक है दोस्तों, ऐसे अपराध जिनकी सजा आपको 3 साल से कम मिले उसको छोटे अपराध कहते हैं। ठीक है, और ऐसे अपराध जिनकी सजा 3 से 7 साल के बीच में होती है, यानी 3 से 7 साल के बीच में होती है, उसको घोर अपराध के अंतर्गत रखा जाता है। और जघन्य अपराध ऐसे अपराध जिनकी सजा 7 साल से ज़्यादा होती है या फिर आजीवन कारावास, मृत्यु दंड या कुछ भी हो जो 7 साल से ज़्यादा की हो, उसको जघन्य अपराध कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप एक सुने होंगे कि PIL, जिसको इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मतलब हिंदी में होता है जनहित याचिका। दोस्त, नॉर्मली आप सुनते होंगे जनहित याचिका दायर की गई, लेकिन आपको जानना चाहिए क्या चीज़ है जनहित याचिका। दोस्तों, जनहित याचिका की जो शुरुआत हुई थी वो अमेरिका से हुई थी। ठीक है, इसका बॉर्निंग कंट्री यानी जहाँ से हुआ वो अमेरिका है। ठीक है, और जनहित याचिका किस अनुच्छेद के तहत दायर की जा सकती है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 32 होता है। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत आप उच्चतम न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप 226 अनुच्छेद 226 के तहत जनहित याचिका उच्च न्यायालय में दायर कर सकते हैं। यहाँ दोस्त एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो जनहित याचिका होती है वो किसी पर्सनल एक व्यक्ति के लिए नहीं दायर की जा सकती, वो किसी बड़े विभाग जैसे केंद्र सरकार के विरुद्ध आप दायर कर सकते हैं, राज्य सरकार के विरुद्ध आप दायर कर सकते हैं, या फिर आप नगर निगम के विरुद्ध दायर कर सकते हैं, या किसी ऐसे मैटर में जो सबके लिए लाभदायक हो, ऐसे मैटर पे आप जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में। आइए दोस्तों, आगे आपको बताते हैं IPC। ठीक है, इंडियन पैनल कोड बोलते हैं IPC को। ठीक है दोस्तों, इसमें टोटल 511 धाराएं हैं। ठीक, आइए आपको बताते हैं इसमें एक IPC की धारा 378 के अंतर्गत चोरी, लूट, डकैती, हत्या सहित डकैती, इसमें क्या अंतर है और कौन सी धारा में और इसकी सजा कितनी है ये आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए IPC की धारा 378 में चोरी को परिभाषित किया गया है। ठीक, और चोरी के लिए आपको 3 साल की सजा दी जाएगी। चोरी के लिए 5 आवश्यक तत्वों का होना जरूरी है, जिसमें पहला है कोई चल संपत्ति हो। ठीक है, किसी के कब्जे में हो, बिना उसके मालिक की अनुमति के बेईमानी पूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटाई जाए,
ऐसा कार्य चोरी कहलाता है। ठीक है दोस्तों। और अगला आपको बताते हैं, चोरी के बाद आता है लूट। ठीक है, आईपीसी की धारा 390 में लूट को परिभाषित किया गया है और लूट केवल एक व्यक्ति भी कर सकता है। ठीक है, और इस लूट की जो सजा है आईपीसी की धारा 392 में दी गई है, जो कि 10 साल होगी। यानी अगर आप लूट करते हुए पकड़े गए, ये केस लगा आपके ऊपर, तो आपको 10 साल की सजा दी जाएगी। साथ ही साथ आपके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये जज के ऊपर निर्भर करता है, आपको सजा देगा या जुर्माना देगा, या सजा और जुर्माना दोनों देगा, कुछ भी हो सकता है। इसमें एक पॉइंट आप जरूर नोट कीजिएगा कि यदि ये लूट आप राजमार्ग पर करते हैं, नेशनल हाईवे पे करते हैं, तो आपकी जो सजा होगी वो 14 साल होगी, 10 से 14 साल होगी। और ये लूट यदि आप रात में करते हैं तो यानी सूर्यास्त के बाद और उसके बाद सूर्योदय के पहले, यानी रात के टाइम में। ठीक है, अगली दोस्तों जो धारा आती है, धारा 395, यानी पहला चोरी हो गया, लूट हो गया। अब एक डकैती आप सुनते हुए कहते हैं डकैती हो गया। डकैती का क्या नियम है? डकैती को धारा 395 में परिभाषित किया गया है। इसके लिए आपको 5 साल की सजा दी जा सकती है। सॉरी, 5 साल की सजा नहीं दोस्तों, सजा तो 10 साल की जेल है, या जुर्माना है, या दोनों हो सकता है। डकैती किसको कहते हैं ये बता रहे हैं आपको। डकैती जो है 5 व्यक्ति होने चाहिए, कम से कम 5 व्यक्ति हो या 5 से ज़्यादा व्यक्ति हो, तभी वो डकैती कहलाएगी, नहीं तो वो तो चोरी में आ जाएगा। डकैती के लिए कम से कम 5 व्यक्ति अनिवार्य है। और इसकी सजा जो है दोस्तों वो 10 साल है, आपको इसकी सजा 10 साल मिलेगी। और यदि आप हत्या सहित डकैती करते हैं, यानी डकैती करते समय यदि आपने हत्या कर दिया, ठीक है, 5 से ज़्यादा आदमी हैं और लूट खसोट करते समय आपने किसी आदमी की हत्या कर दिया, तो वहाँ आपके ऊपर धारा 396 लगेगी। आईपीसी इंडियन पेनल कोड की धारा 396 लगेगी। और उसके तहत आपको जो दंड होगा वो आपको मृत्यु दंड भी मिल सकता है, क्योंकि आपने हत्या किया है। आपको मृत्यु दंड भी हो सकता है, आजीवन कारावास भी हो सकता है, 10 साल की जेल भी हो सकती है, साथ ही साथ जुर्माना भी हो सकता है। आपके ये जो दंड है ये जज के ऊपर निर्णय करता है आपको कैसा दंड देगा। आइए दोस्तों अगला समझाते हैं। आपने सुना होगा जार कर्म, यूपीएसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, जार कर्म। ठीक है, ये आपका धारा 497 में परिभाषित है। जार कर्म किसे कहते हैं? जार कर्म और बलात्कार में थोड़ा अंतर होता है। ठीक है, जार कर्म जब कोई महिला अपनी अनुमति से किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में आती है तो उसको जार कर्म कहते हैं। और जब कोई महिला बिना अनुमति के यानी जबरदस्ती होती है तो उसको बलात्कार कहते हैं। जार कर्म और बलात्कार में यही अंतर है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। पूछता है कि जार कर्म आईपीसी की किस धारा में परिभाषित है? धारा 497। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, धारा 498A पूछा गया प्रश्न है। धारा 498A किससे संबंधित है? तो ये रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता से संबंधित है। स्पेशली जब ये दहेज प्रतिषेध अधिनियम लगता है तो उसमें महिला को कुछ रिश्तेदार भी परेशान करते हैं, तो उनके ऊपर ये धारा लगती है, धारा 498A। यदि आप किसी महिला को, विवाहित महिला को स्पेशली परेशान करते हैं तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, दहेज हत्या का जो आरोप है यदि शादी होने के 7 साल तक वैलिड होता है, यानी किसी महिला की मृत्यु शादी होने की तारीख से 7 साल के अंदर होती है तो उस पर दहेज हत्या का नियम कानून लग सकता है। आइए दोस्तों अगला बताते हैं आपको, धारा 499 ये मानहानि से संबंधित है और इसकी सजा 2 वर्ष या जुर्माना हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, ये पूछेगा कि मानहानि किस उसमें है आईपीसी की धारा में, या फिर ये पूछेगा कि इसका कितना अपवाद है। तो ये पॉइंट जरूर आप ध्यान रखिएगा। आईपीसी धारा 499 जो मानहानि से संबंधित है, इसके 10 अपवाद हैं, 10 एकदम नोट रखिएगा। अगली दोस्तों धारा आती है जो कि आईपीसी की लास्ट धारा है, धारा 511। इसका संबंध आपराधिक प्रयत्न का अपराध, ठीक है, आपराधिक प्रयत्न का आप जो अपराध करते हैं उससे संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको लगता है कि हमने वास्तव में मेहनत किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही कमेंट करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं। यदि आपको लगे मैंने कुछ गलत बताया है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।